हेलो फ्रेंड्स, नीट सैंपल पेपर 3 के फर्स्ट 10 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक नज़र क्वेश्चंस पर। ये हैं क्वेश्चंस दो सेक्शंस में। फर्स्ट सेक्शन में 35 क्वेश्चंस हैं और सारे मैंडेटरी हैं। सेकंड सेक्शंस में 15 क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपको 10 बनाने हैं। ये थे क्वेश्चंस। आप चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रू गेज से है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 मिलीमीटर एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन इट्स सर्कुलर स्केल। स्क्रू गेज में दो पार्ट्स होते हैं। एक मेन स्केल होते हैं जो लीनियर होते हैं, जैसे कि ये स्क्रू है, स्क्रू की तरह है, और उसमें एक ये सर्कुलर स्केल होते हैं। यहाँ पर लीनियर स्केल्स हैं और यहाँ पर एक भी क्या शेप में ये होता है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हम जो है कोई गोल या थिन चीजें भी जिसका हमें मेजरमेंट करना होता है। तो ये एक लीनियर स्केल ये है, और ये नहीं, इधर है, ये लीनियर स्केल है और ये सर्कुलर स्केल है। इस पर भी डिविजन्स होते हैं। लिस्ट काउंट जो है, ये लिस्ट काउंट इसके बारे में बात करता है। लिस्ट काउंट का मतलब होता है ये जो सर्कुलर डिवीजन है उसका एक सर्कुलर डिवीजन का कितना वैल्यू है, सर्कुलर स्केल डिवीजन का कितना वैल्यू होता है, वही लिस्ट काउंट होता है। और पिच होता है कि एक कंप्लीट एक बार रोटेट कर ले, पूरा 100 जितने भी डिवीजन है कंप्लीट रोटेट कर ले तो ये आगे कितना मूव करता है, उसको पिच कहते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि लिस्ट काउंट जो है और दिया हुआ है और इसमें जो टोटल डिविजन्स हैं वो 50 दिया हुआ है। सो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है सो 50 है और लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है। लिस्ट काउंट को हम कैसे निकालते हैं? लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि ये जो सर्कुलर स्केल है इसमें दो डिवीजन के बीच में एक डिवीजन से इसको घूमने पर जो है, एक डिवीजन से घूम जाए एक सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो जितना ये मूव करेगा वही है इसका लिस्ट काउंट। तो यदि ये पूरा का पूरा घूम जाए, यदि n सर्कुलर स्केल डिवीजन है वो पूरा का पूरा घूम जाए तो पिच जितना होता है उतना ये आगे मूव कर जाएगा। सो पूरा एक कंप्लीट रोटेशन जो है सो एक पिच के बराबर वैल्यू देता है। तो 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना देता है? पिच डिवाइडेड बाय n वैल्यू। इसी को कहते हैं लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस ये मेजर कर सकता है, और यहाँ पर वो होगा बाय 1 सर्कुलर डिवीजन। तो ये आ गया हमारा पिच बाय n, पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। लिस्ट काउंट दिया हुआ है 0.01 मिलीमीटर, और पिच जो है सो हमें बताना है। यहां से बहुत इजीली बता दिए पिच, ये मिलीमीटर में आएगा, यहाँ मिलीमीटर लिख देते हैं। तो पिच जो आ गया 0.5 मिलीमीटर, ये आपका आंसर हो गया 0.5 मिलीमीटर। तो ये काफ़ी आसान है। आप जस्ट लिस्ट काउंट का फॉर्मूला याद रखिए। लिस्ट काउंट जो है पिच डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स हैं, या फिर बिना फार्मूला का आप याद रखना चाहते हैं तो पिच कितना होगा, ये कंप्लीट जो जितने भी सर्कुलर डिवीजन है ये कंप्लीट एक रोटेशन में एक पिच का जो है सो डिस्टेंस से ट्रेवल करता है। तो यहाँ 50 डिवीजन है, 50 सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है सो एक पिच दे देगा ये। तो पिच हो गया 50 इंटू सर्कुलर स्केल डिवीजन, और ये लिस्ट काउंट का मतलब ये है कि एक सर्कुलर स्केल डिवीजन का मिलीमीटर में वैल्यू है। एक डिवीजन जो है यदि हम इसे रोटेट करते हैं तो ये आगे कितना मूव करता है, वो है 0.01 मिलीमीटर। ये हमें मिल गया यहाँ से 0.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द पोजिशन x of a particle varies with time t as x is equal to at square minus bt cube. The acceleration of the particle will be 0 at time t equals to, एक्सलेशन बोल रहा है कि कहाँ पर 0 होगा। ये दिया हुआ है x is equal to at square minus bt cube, और एक्सलेशन को 0 करना है। एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और एक बार वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सलेशन मिलेगा, और ये 0 होगा तो टाइम कितना रहेगा। पहले इसको निकाल लेते हैं। यहाँ डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी टी ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यू, ये कॉन्स्टेंट है वो बाहर चला जाएगा। टी स्क्वायर डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर एक कम हो जाता है, और इसका जो एक्सपोनेंट है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 पावर एक कम हो गया, माइनस बी टाइम्स पावर 3 और एक पावर कम हो जाएगा। ठीक है, तो भी हमें मिल गया। अब उसको भी डिफरेंशिएट करना है, भी को इसको लिख देते हैं सजा के यहाँ पर। ये हो गया 2a और ये हो गया कितना, 2a कांस्टेंट है बाहर आ गया, t का डिफरेंशिएशन जस्ट 1, क्योंकि t का पावर एक कम करना है, यहाँ ऑलरेडी 1 है तो 0 हो गया। इधर है माइनस 3b टाइम्स पावर इसका लिखे 2, और इसका पावर एक कम करना है, 2 है तो पावर एक कम कर दिए, 3 आ गया। और ये एक्सलेशन 0 का पूछ रहा है कि 0 किस टाइम पर होगा एक्सलेशन। ये एक्सलेशन का हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, इसको एक बार सजा के लिख देते हैं। ये जो है सो टाइम का फंक्शन है, और वो आया 2a माइनस 6bt, स्ट्रेट लाइन है। एक्सलेशन जो है सो कांस्टेंट नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, और ये जब 0 होगा तो किस टाइम पे 0 होगा, 6bt, तो t यहाँ से आ गया 2a बाई 6b, मतलब a बाई 3b, a बाई 3b, ऑप्शन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जस्ट डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन जो है उसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि वो टाइम के साथ कैसे वैरी करता है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस टाइम में एक्सलेशन 0 होगा। तो ये इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सलेशन मिल गया, और उसको 0 होना है तो टाइम यहाँ से मिल जाएगा कि किस टाइम में वो 0 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ब्लॉक ए ऑफ मास m ऑन रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, ये हॉरिजॉन्टल टेबल बना लिया, इस पर एक ब्लॉक है, इसका मास m1 है। ठीक है, ये लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू ई पासेस ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली, यहाँ पर कोई पुली लगा दी, अब फ्रिक्शनलेस पुली है। फ्रिक्शनलेस का मतलब ये है कि दोनों साइड में टेंशन सेम रहेगा। एट द एज ऑफ द टेबल एंड फ्रॉम इट्स अदर एंड another block of mass m2 is suspended, ये m2 है, ये सस्पेंडेड है। The coefficient of kinetic friction between the block and the table, यहाँ पर जो है coefficient of kinetic friction मतलब जब मूव कर रहा है तब कितना कोफिशिएंट लगेगा। ये काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स्ड होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फिक्स नहीं होता, वो 0 और मैक्सिमम के बीच में वैरी करता है। एनीवे, तो ये दिया हुआ है व्हेन द ब्लॉक ए इज स्लाइडिंग ऑन द टेबल द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन पूछ रहा है, टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में। टेंशन जो है सो देखिए, इसको अपोज करेगा टेंशन, यहाँ ये इसका अपोज करेगा, ये इसका अपोज करेगा, ये इसका अपोज करेगा, हमेशा अपोज करेगा। ये टेंशन हो गया। इस पर मास है m2g, इस पर मास है
M1G, और तब इस पर जो है सो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, N, ये M1 है, और यहाँ पर फ्रिक्शन है तो ये मूव कर रहा है राइट साइड में, तो फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट साइड में, और वो कितना होगा, फ्रिक्शन है F से हम डिनोट करते हैं, यहाँ म्यू की लिखते हैं। ओके, ये फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन होगा म्यू टाइम्स, यहाँ पर म्यू के है, ये नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन क्या है, यदि हम वाई डायरेक्शन में देखें, वाई डायरेक्शन में इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं, वाई डायरेक्शन में देखें तो कोई मोशन नहीं हो रहा है, हम M1 ब्लॉक को देख रहे हैं, इस M1 को देख रहे हैं, वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, मतलब कि टोटल फोर्स जो है वाई डायरेक्शन में 0 है। इसको कैपिटल F लिखते हैं ताकि इस फ्रिक्शन से कंफ्यूज ना हो। तो टोटल फोर्स इस M ऑब्जेक्ट पर वाई डायरेक्शन में 2 ठो लग रहे हैं, एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा लग रहा है M1G, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हम माइनस दिए। तो n का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया M1G, वही n का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, M1G, ये हो गया फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हम x डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये तो y डायरेक्शन था, अब x डायरेक्शन में देखें तो M1 के लिए ये टेंशन लग रहा है और ये ऑपोजिट फोर्स लग रहा है F, नेट फोर्स हो गया, ये टोटल नेट फोर्स हो गया F नेट, न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं, मास टाइम एक्सलेशन, इसका मास है M1, एक्सलेशन है A, मान लेते हैं A है, ये A से जा रहा है तो ये भी A से जाएगा, जाना ही है, दोनों साथ में चलेंगे, दोनों का एक्सलेशन सेम होगा। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया T और A में। अब दूसरा M2 को हम कंसीडर करें, M2 को, तो इस पर फोर्स एक नीचे लग रहा है, एक टेंशन ऊपर लग रहा है, और ये नीचे जा रहा है, तो जिधर जा रहा है उधर फोर्स ज़्यादा है, ये नीचे जा ही नहीं रहा, नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, तो जिधर एक्सेलरेट कर रहा है उधर का फोर्स ज़्यादा है, M2G फोर्स ज़्यादा है, माइनस T इक्वल टू M2, एक्सेलरेशन इसका A है, सेम है दोनों। अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं T और A, और दो इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और T का वैल्यू निकाल सकते हैं। T का वैल्यू निकालना है, A से हमें मतलब नहीं है, तो A को ही एलिमिनेट कर देते हैं, इसको M2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको M1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद में A एलिमिनेट हो गया, और यहां पर आया हमारा M2T माइनस M2F माइनस M1 M2G माइनस M1T इक्वल टू 0। तो T कितना आ गया, ये दो तीनों T को ले लिए, ये दोनों को उधर भेज दिए, M2F माइनस माइनस नहीं प्लस, दोनों राइट साइड में चला गया, प्लस बन गया M1 M2G, और T के साथ में था M2 माइनस M1, M2 माइनस M1। F का वैल्यू रख देते हैं, F का वैल्यू तो रखा नहीं, ये है μ1 M1G, ये है F का वैल्यू, M1 M2G। इसको माइनस करने से, ये तो माइनस करने से जाएगा, तो सबको साइन चेंज करना पड़ेगा, तो T ये T प्लस हो गया, और ये M2G माइनस, ये माइनस हो गया, हाँ ये तो माइनस है, ठीक है, यहाँ पे इसको प्लस होना पड़ेगा। ओके, इसमें जो कॉमन है सो बाहर कर लेते हैं, M1 M2G ये कॉमन है, 1 प्लस μ1 M2 प्लस M1, ये प्लस है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। देख लेते हैं टेंशन किस ऑप्शन में है, M1 M2G बाय M1 प्लस M2 टाइम्स 1 प्लस μ1, ये ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो गया और एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है, तो हम इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम जो बता रहे हैं बिना कोई कैलकुलेशन के आपको बता रहे हैं, ये दूसरा मेथड को हम कहते हैं
रूल्ड आउट मेथड, एक एक करके देखेंगे और रूल से रूल्ड आउट कर देंगे। देखते हैं यहाँ पर पहले आप ये टेंशन हम निकाल रहे हैं, राइट, हम निकाल रहे हैं टेंशन। टेंशन का डायमेंशन क्या होता है, जो फोर्स का डायमेंशन है, तो इसे फोर्स होना पड़ेगा। फोर्स होता है मास टाइम एक्सलेशन, यहाँ जी एक्सलेशन ही है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास टाइम, ये मास और मास कट गया, ये दो, इसका क्या डायमेंशन है, मास का, इसका भी मास का डायमेंशन है, दो को ऐड करेंगे तो मास ही मिलेगा। तो ऊपर में भी न्यूमरेटर में भी मास है और डिनोमिनेटर में भी मास है, तो इसका डायमेंशन जो है सो जी का है, एक्सलेशन का है, फोर्स का नहीं है, ये नहीं चलेगा। यहाँ भी वही हाल है, ये मास है और नीचे में भी मास है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मास है, दोनों मास का डायमेंशन खत्म हो गया और बचा एक्सलेशन का डायमेंशन, ये भी नहीं चलेगा। ये दोनों में सही है कि यहाँ पर एक एम चला गया, एक एम और जी फोर्स, मास टाइम एक्सलेशन फोर्स, यहाँ भी मास टाइम एक्सलेशन फोर्स, ये दोनों का डायमेंशन जो है सो टेंशन का है, तो दोनों में से कोई एक सही होगा। ठीक है, तो दोनों पर हम फोकस करते हैं और हम देखते हैं कि ये दोनों में कौन सही होगा। अब देखिए, यदि म्यू का वैल्यू हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे, इसमें टेंशन बढ़ेगा या घटेगा। यहाँ पर म्यू बढ़ाएंगे तो ये फोर्स बढ़ेगा और टेंशन भी कुछ चेंज होगा। अब दोनों तरफ यदि वेरिएशन हो रहा है तो समझने में मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देखिए, ये m2g तो हमेशा सेम है, राइट, ये m2g हमेशा सेम है, फिक्स्ड है, लेकिन t वो वैरी करेगा, और वैरी करेगा किस तरह से वैरी करेगा, म्यू बढ़ाने पर। जब म्यू बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि इसका एक्सलेशन कम होना पड़ेगा, एक्सलेशन कम हो रहा है मतलब टेंशन बढ़ रहा है। जस्ट इस पर फोकस कीजिए, m2 पर, जो फोर्स नीचे लग रहा है वो कांस्टेंट है, और इसका जो एक्सलेशन है, जब हम म्यू का वैल्यू बढ़ा दिए सेकंड केस में, मान लीजिए म्यू का वैल्यू ज़्यादा है, तब ए कम हो गया, इसका मतलब है टी बढ़ गया, टी बढ़ गया। तो ए को हम म्यू को बढ़ाते हैं तो टी बढ़ जाना चाहिए, यहाँ पर म्यू को बढ़ाते हैं तो ये जो यही तो टी है ना, टी ये घट गया, म्यू बढ़ा रहे हैं ऊपर, टी जा रहा है नीचे, ये नहीं चलेगा। जो म्यू को बढ़ा रहे हैं तो टी को भी बढ़ना है, वो यहाँ पर हो रहा है, टी है, जब हम म्यू को बढ़ा रहे हैं, म्यू के ऊपर जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी ऊपर जा रहा है, टी भी ऊपर जा रहा है, तो ये सही है। तो यहाँ पर हम बिना कोई कैलकुलेशन किए ही बता सकते हैं कि पहला दो जो है, एक और दो, उसका डायमेंशन सही नहीं है, फोर्स का डायमेंशन ही नहीं है, टेंशन तो एक फोर्स है, उसका डायमेंशन ही गलत है, तो वो तो वैसे ही चला गया। ये दोनों का डायमेंशन सही है, लेकिन अब डायमेंशन सही है तो अब दूसरा ऑप्शन ये है कि जब भी हम म्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर इसको जो है सो धीरे जाना पड़ेगा, ये धीरे चलेगा। तो यहाँ पर म्यू भी बढ़ रहा है, ये भी फोर्स भी बढ़ रहा है, और ये बढ़ रहा है या घट रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन ये धीरे चल रहा है। लेकिन यहाँ पर दो फोर्स है, इसलिए हम समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, म्यू के साथ जिसका वेरिएशन है वो केवल टी है, वो अकेला है। यहाँ पर m2g फिक्स्ड है, तो m2g तो फिक्स्ड है और t को घटना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा यदि a को घटना है तो, और म्यू बढ़ाएंगे तो a को घटना ही चाहिए, तो t बढ़ रहा है और t इसमें बढ़ रहा है, इसलिए हमारा आंसर है। तो बिना कोई कैलकुलेशन किए भी हम इसको बना सकते थे, और नहीं तो सिंपली यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिए, इसका जो है सो फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और इस पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, टी इधर फोर्स लग रहा है, एफ इधर फोर्स लग रहा है, जो कि म्यू की mg है, और मास इनटू एक्सलेशन। दूसरा पर लगाते हैं ऐसे ही, ये नीचे जा रहा है तो m2g माइनस टी इक्वल टू m2a, और ये हमें नहीं चाहिए, ये हटा दिए, इसको आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने डायरेक्टली m2 और m1 से मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया, तो ये खत्म हो गया, डायरेक्टली हमें t मिल गया जो चाहिए। आप चाहो तो इसे पहले t निकाल सकते हो, पहले a निकाल सकते हो, जैसे इस तरह से, t माइनस म्यू के m1g इक्वल टू m1a, एक इक्वेशन ये था, और दूसरा था m2g माइनस t इक्वल टू m2a। ऐड कर देने से ये खत्म हो गया, प्लस माइनस, और हमें मिल गया
m2 माइनस म्यू के m1 g इक्वल टू m1 प्लस m2a, मतलब a इक्वल टू m2 माइनस म्यू के m1 g बाई m1 प्लस m2। अब a हमें नहीं पूछा है, हमें t पूछा है, दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं। t हो गया m1 a प्लस म्यू के g, ये a का वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, m2 माइनस म्यू के m1 g, देखिए कितना लंबा हुए जा रहा है, म्यू के g इसमें g है दोनों में, बाहर कर लिए, यहाँ हो गया m2 माइनस म्यू के m1 प्लस म्यू के m1 प्लस म्यू के m2 और नीचे m1 प्लस m2, म्यू के m1 चला गया, m1g m2 प्लस म्यू के, दोनों में m2 है, इसमें भी और इसमें भी, तो उसको बाहर कर लिए 1 प्लस म्यू के और नीचे m1 प्लस m2, तो फाइनली हमें आ गया m1 m2g 1 प्लस म्यू के बाय m1 प्लस m2। इतना देर के बाद बनाएंगे तो बाकी सारे सवाल कब बनाएंगे, इसलिए अब कोशिश कीजिए। पहला कोशिश ये होना चाहिए कि क्या नॉकआउट मेथड का पॉसिबिलिटी है। हर एक क्वेश्चन में तो नॉकआउट मेथड का पॉसिबिलिटी है नहीं, यहाँ पर था पॉसिबिलिटी, तो आप एक नज़र वो देख लीजिए। सबसे पहले देखिए कि डायमेंशन सबका सही है। बहुत समय क्या होता है कि डायमेंशन ही गलत दे देता है, किसी एक का डायमेंशन सही होगा, यहाँ पर 2 का डायमेंशन सही है। अब हमें रूल आउट इसमें 2 करना है, तो बस अब थोड़ा सा सोच के देखिए कि क्या होगा म्यू के यदि वैरी करते हैं। म्यू के ज़्यादा होगा तो एक्सलेशन कम होगा, एक्सलेशन कम होगा मतलब कि इसमें हम जाकर देखें टेंशन कम होगा, टेंशन ज़्यादा होगा तब इसका एक्सलेशन नीचे है कम होगा, टेंशन ज़्यादा होगा, यही है वो पॉसिबिलिटी है जहाँ म्यू के बढ़ने से टेंशन बढ़ रहा है। और नहीं तो इसको आप यदि नहीं समझ सकते हैं इतना तो 2 इक्वेशन लिखिए यहाँ पर, और जो चीज़ें निकालना डायरेक्ट उसको निकालने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर टेंशन निकालना था, एक्सलेशन नहीं, तो एक्सलेशन को एलिमिनेट शुरू से ही कर देते हैं तो हमारा कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाता है। यदि ऐसा ना करके हम यहाँ पर इस मेथड में दिखा रहे हैं, पहले एक्सलेशन निकाले फिर एक्सलेशन को निकाल के इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किए तब जाकर टेंशन निकला, काफ़ी लंबा कैलकुलेशन होता है, काफ़ी टाइम खाता है। ओके, सो ये क्वेश्चन था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से और विथ फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्या है क्वेश्चन? ए बॉडी ऑफ मास 3 kg is under a constant force which causes a displacement s in meters in it, given by the relation s is equal to 1/3 t square, where t is in second. Work done by the force in 2 seconds. 2 सेकंड में कितना काम किया ये वर्क डन जो है सो, एक बॉडी है मास जो कि 3 kg दिया हुआ है, इस पर एक फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स है, which causes a displacement s in meters. s ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, s is equal to t square by 3, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक बार यदि हम इसको डिफरेंशिएट कर दें ये क्या आ जाएगा, पावर पहले लिखते हैं 2, एक पावर कम कर देते हैं, 2 से 1 हो गया और जो कांस्टेंट वो रह जाता है, ये वेलोसिटी हो गया। इसको एक बार और जो है सो डिफरेंशिएट करते हैं तो अब एक्सलेशन मिल गया 2/3, टी का डिफरेंशिएशन जस्ट 1 होता है, यहाँ पर पावर जो है 1 कम कर देंगे, अभी टी का पावर 1 है, अब 0 हो गया और मल्टीप्लाई भी 1 से करेंगे, तो ये हमारा आ गया 2/3। ओके, फोर्स कितना लग रहा है, ये जो एक्सलेशन आ रहा है कहाँ से आ रहा है, ये एक्सलेशन आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एफ, वो इस एफ ने इसमें इतना जनरेट किया है एक्सलेशन, ए इक्वल टू 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसने जनरेट किया है। तो फोर्स कितना हुआ, फोर्स हुआ होता है मास टाइम एक्सलेशन। किस मास पर इसने इतना एक्सलेशन जनरेट किया, इस मास पर जिसका वैल्यू है 3 kg और ये 2/3 मतलब 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। हमें पता चल गया फोर्स कितना लग रहा है। अब एक वर्क डन कितना कर रहा है, वर्क डन कितना होता है, ये होता है फोर्स और फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है एफ एस कॉस थीटा,
यहाँ पर थीटा 0 डिग्री है। उसने कुछ कहा नहीं कि किधर फोर्स लग रहा है, किधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। उसने ये कहा है कि डिस्प्लेसमेंट इसी की वजह से, एक्सलेशन इसी की वजह से है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी की वजह से है। इसका मतलब जिधर फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उधर ही हम मान सकते हैं। तो फोर्स हमें पता हो गया, एस पता करना पड़ेगा। एस 2 सेकंड में कितना, 2 सेकंड में बोला है, राइट। तो फोर्स हमारा आ गया है 2 न्यूटन और एस का वैल्यू तो उसने दे ही दिया है, t²/3। 2 सेकंड में कितना होगा, वर्क डन जो है सो पूछा 2 सेकंड में ना, तो 2 सेकंड में ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट जो दिया जाता है t²/3 से, जस्ट t की जगह 2 रख देंगे, 2²/3 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 3, तो 8/3 जूल। अब जूल देखिए सब SI यूनिट है, ये न्यूटन है, ये सेकेंड है, तो ये जूल हो जाएगा, 8/3 जूल, ऑप्शन नंबर 3। तो इसको ऐसे ही बना लिए। वर्क डन पूछा, एक बार समराइज कर देते हैं। वर्क डन पूछा, वर्क डन होता है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पर जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स की वजह से हो रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो जस्ट FS मुझे बताना है। एस उसने दिया है t²/3 से, तो 2 सेकंड में कितना एस होगा पता है, यहाँ टी की जगह 2 रख देंगे, 2 दूनी 4/3, 4/3 ये यहाँ पर रख दिए, लेकिन फोर्स हमें नहीं पता है। तो फोर्स उसने ये भी बोला कि ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उस इसी फोर्स की वजह से आ रहा है। देखिए कांस्टेंट फोर्स है, वही काउच कर रहा है इस डिस्प्लेसमेंट को। तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स आएगा, वेलोसिटी आएगा, दूसरा बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो इस फोर्स ने इतना एक्सेलरेशन इसमें काउच किया, जनरेट किया, तो वो फोर्स कितना है, मास टाइम एक्सेलरेशन। मास इसका 3 kg, एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया, 2 न्यूटन फोर्स ये निकल गया। उसी को यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया और ये 8/3 जूल जो वर्क डन है वो पता चल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रॉड PQ, ये PQ रॉड है ऑफ मास M एंड लेंथ L इज हिंज्ड एट, हिंज्ड है, यहाँ पर कुछ लगा हुआ है इस तरह से, हिंज्ड है, इस पर टिका हुआ है, इस साइड में इस पर टिका हुआ है और दूसरे साइड में ये स्ट्रिंग है। द रॉड इज केप्ट हॉरिजॉन्टल बाय ए मासलेस स्ट्रिंग टाइड टू ए पॉइंट Q S1 इन द फिगर। केवल यदि ये होता हमारा हिंज और इस पर मास ये इस रॉड को रख देते तो क्या होता है, ये सीधे इधर जाके गिर जाता, राइट, इधर चला जाता। लेकिन इसको बचाने के लिए यहाँ पे इसने ये स्ट्रिंग लगा दिया। अब ये नहीं ऐसा होगा, अब ये स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। तो इस पर जो है सो 2 फोर्सेस लग रहे हैं, क्योंकि कोई वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है। एक फोर्सेस तो ये हिंज लगा रहा है और दूसरा ये टेंशन लगा रहा है, इसमें जो टेंशन है। ओके, आगे क्या कहता है, व्हेन स्ट्रिंग इज कट। अब स्ट्रिंग को कट कर दिया तब ऐसे गिरेगा। द इनिशियल एंगुलर एक्सलेशन क्या होगा ऑफ द रॉड, इसका इनिशियल एंगुलर एक्सलेशन क्या होगा। मैंने यहाँ गलत बोला कि इस पर 2 ही फोर्स लग रहे हैं, इस पर 3 फोर्स लग रहे हैं। एक टेंशन है, इसको हम कट कर दिए। एक तो इसका वेट, ये भूल गए, इसका मास M है mg, और वो वेट कहाँ लगता है, उसके सेंटर ऑफ मास पे लगता है। ये यूनिफॉर्म है, ये रॉड ऑफ मास M, उसने कुछ बोला नहीं क्या, मासलेस स्ट्रिंग कुछ नहीं बोला, इसका मतलब यूनिफॉर्म रॉड है, उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा, एकदम बीच में। ये L है तो L/2 पर होगा। ओके, अब जब इस स्ट्रिंग को मैंने कट कर दिया तो इस पर टॉर्क लगने लगा। जब ये कट नहीं किया हुआ था तो कोई टॉर्क नहीं है, जितना टॉर्क ये इधर लगा रहा उतना टॉर्क ये उधर लगा रहा था, ऑपोजिट डायरेक्शंस में। इसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, इसको संभाल रहा था, ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा था, और दोनों को एक दूसरे को काउंटर बैलेंस किया और ये जैसे का तैसे पड़ा हुआ है। लेकिन जब इसको हम स्ट्रिंग को कट कर दिए तब ये फोर्स प्ले में नहीं है, तो ये फोर्स जो है वो तो प्ले में आ जाएगा। एक्चुअली प्ले में तो ऑल द टाइम है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस किए हुए थे, अब ये बैलेंस करने वाला नहीं है। तो कितना टॉर्क आया, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है जो फोर्स लग रहा है टाइम्स फोर्स R, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, टॉर्क जो है R×F। R क्या है, जिस एक्सिस के अबाउट वो मूव कर रहा है
रोटेट कर रहा है। आप यदि सोचिए किस एक्सिस के अबाउट मूव करेगा, ये है वो एक्सिस। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, यदि ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, वर्टिकल प्लेन में इस तरह से रोटेट करेगा, राइट। तो ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है हमारा, तो वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। तो वाई एक्सिस से ये जो फोर्स लग रहा है उसका जो डिस्टेंस है, नॉर्मल डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, उसको फोर्स आर्म कहते हैं। इस केस में आर एफ साइन थीटा होता है। ये आर साइन थीटा जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड फोर्स। इस केस में थीटा आप देख सकते हो कि 90 डिग्री है। इधर आर है, इधर फोर्स है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो 1 हो गया, जस्ट आर हो गया। ये आर ही फोर्स आर्म है। तो फोर्स एनीवे ये mg हुआ और ये कितना हुआ r, जो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो l/2 है। इतना टॉर्क लगा, ओके, इतना टॉर्क लगा। तो फोर्स किसके इक्वल होता है? मास टाइम एक्सलेशन। वैसे टॉर्क जो है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम एंगुलर एक्सलेशन। फोर्स जो है सो रिप्लेस हो जाता है टॉर्क में, और मास रिप्लेस हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, एक्सलेशन रिप्लेस हो जाता है एंगुलर एक्सलेशन में। ये एक्सलेशन लीनियर एक्सलेशन है। ये होता है ट्रांसलेशनल मोशन में। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब है एक जगह से पार्टिकल दूसरी जगह जा रहा है, और यह है रोटेशनल मोशन। एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है बल्कि वहीं पर रोटेट कर रहा है। तो हम टाउ को क्या लिखेंगे? आई अल्फा। यही अल्फा हमसे पूछा जा रहा है। व्हाट इज एंगुलर एक्सलेशन? अल्फा पूछा जा रहा है। तो अल्फा हो गया हमारा mgl/2i। तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? अब हमें पता है कि इस रॉड का, एक रॉड है हमारे पास है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कितना होता है इस एक्सिस के अबाउट ml²/12। इस एक्सिस के अबाउट जो 1 इंच से होकर जाता है वो होता है ml²/3। ये आपको पता रखना चाहिए। वैसे मैं यहाँ बता देते हैं ये आता कैसे है। सो ये y एक्सिस ये होगा, यहाँ पर जो है सेंटर ऑफ मास से ये 0 है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस उसका मास टाइम ये दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है d²। ये दो थ्योरम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए। एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ये दोनों पैरेलल है। एक को सेंटर ऑफ मास से होकर जाना पड़ेगा और दूसरा जो है उसके पैरेलल कहीं भी कोई दूसरा लाइन। तो इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? जो सेंटर ऑफ मास से होकर जाता है उतना प्लस मास टाइम्स ये दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, उसका स्क्वायर। तो इस केस में ये ml²/12 है। d कितना है? ये l/2 है, उसका स्क्वायर l²/4। आप दोनों को ऐड कीजिए, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 × 4 ml²/12 मतलब कि ml²/3 यही लिखा। ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं होगा कि आप ड्राइव करो। एनीवे, तो यहाँ पर हमें उसका जस्ट वैल्यू रखना है और हमें वो पता चल जाएगा। mgl/2i, i मतलब ml²/3। ml चला गया, तो l चला गया, 3/2g/l। यही हो गया आपका एंगुलर एक्सलेशन अल्फा। ऑप्शन नंबर 1। यह जो एंगुलर एक्सलेशन है वो इनिशियल वैल्यू है। जैसे ही रॉड स्ट्रिंग कटेगा वैसे ही तुरंत उसके बाद इसका एंगुलर एक्सलेशन इतना है जो हमने अभी कैलकुलेट किया। उसके बाद में उसका एंगुलर एक्सलेशन कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये रॉड है, दूसरा जगह बनाते हैं, ये रॉड है हमारा और ये हिंज है। जैसे ही कटा ये यहाँ से निकलना शुरू हुआ। अब फोर्स देखिए यहाँ पर कैसे लग रहा है। इसका फोर्स है mg। कुछ देर के बाद में ए इस तरह से रोटेट करेगा और इधर जाएगा, राइट। ये यहाँ है।
अब इस पर फोर्स लग रहा है mg इधर, ये है हमारा r, लेकिन ये मिनिमम डिस्टेंस नहीं है इस एक्सिस से, मिनिमम डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस है जो मिनिमम डिस्टेंस है, ये कितना है, ये है l/2 और ये एंगल कुछ मान लीजिए थीटा है, 90 डिग्री है, तो ये हो गया l/2 cos थीटा। तो ये जो अब इस पर टॉर्क आ रहा है वो mg टाइम्स l/2 ने आके l/2 cos थीटा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे cos थीटा का वैल्यू घटेगा, तो टॉर्क कम हो रहा है, तो जो अल्फा का वैल्यू है mg l/2 cos थीटा बाय आई तो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो थीटा बढ़ रहा है, ये cos थीटा घट रहा है, तो अल्फा भी घटेगा, तो वो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर, उसके बाद अल्फा धीरे धीरे घटना शुरू होगा। और आप देख सकते हैं कि जब ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो ये एक्सलेशन, एंगुलर एक्सलेशन 0 हो जाएगा। यदि इसी सवाल को ऐसे पूछता, यहाँ से हमने इसको कट कर दिया, स्ट्रिंग को, ये स्ट्रिंग है, इसको कट कर दिया, जब ये यहाँ पर आया इस जगह पर 90 डिग्री जस्ट नीचे आया, तब इस पर कितना एंगुलर एक्सलेशन लग रहा है, यहाँ पर जब आएगा तो एंगुलर एक्सलेशन 0 हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में अब इनर्शिया की वजह से आगे मूव करेगा ऐसे, और जब यहाँ आएगा तो फिर उस पर एंगुलर एक्सलेशन का कोई वैल्यू आ जाएगा। एनीवे, इस क्वेश्चन में पूछा था कि इजी पूछना ये है कि जस्ट आफ्टर कटिंग दिस स्ट्रिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सलेशन, और वो अल्फा जो है हमने निकाला 3g/2l होता है। ओके, सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ग्रेविटी से है, ग्रेविटेशन से, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ बनाते हैं, ऐसा तो अर्थ नहीं होता है, जस्ट अभी हम अपना सुविधा के लिए इसको बना लेते हैं, अर्थ तो थोड़ा चपटा होता है, एनीवे, और ये सेंटर है। सो स्टार्ट करना है यहाँ से। द वेरिएशन ऑफ g एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज शोन इन द फिगर, किसके थ्रू होता है, यहाँ से हम डिस्टेंस बढ़ाना शुरू किए और पूरे चले जा रहे हैं, r जो है सो ये है रेडियस ऑफ अर्थ है, और उसके बाद आगे बढ़ रहा है। तो g कैसे जाएगा, ये g आता कहाँ से, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से आता है ना, जो वेट है वो कौन देता है, कौन प्रोवाइड करता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स है Gm/r², ये मास है इसका, और स्मॉल m भी देना पड़ेगा जिस ऑब्जेक्ट पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, Gmm/r², दोनों का एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है। ये यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों को एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है सेम फोर्स से। लेकिन चूंकि अर्थ बहुत बड़ा है कंपेयर टू ये छोटा मास, इसका जो मोशन है, एक्सलेशन है, वो पता नहीं चलेगा, ऑलमोस्ट 0। और वेट होता है mg, यहीं से एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, m चला गया, तो g जो है सो Gm/r² ये होता है। लेकिन ये फार्मूला वैलिड तभी है यदि r जो है सो कैपिटल R से बड़ा हो। ये जो Gmm/r² लिखे, ये उस केस के लिए है जब r बड़ा हो कैपिटल R से, तब पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है। लेकिन यदि r छोटा हो कैपिटल R से, मान लीजिए यहाँ पर हम हैं, इस जगह पर कितना फोर्स लगेगा, उसका वैल्यू होता है, वहां पर जो वेट होता है वो होता है Gmm स्मॉल r बाय कैपिटल R³। देखिए डायमेंशन यहाँ पर Gm/r² है, दो तो m है, Gmm/r² है, यहाँ एक r ऊपर में, एक r 3 r नीचे, R³ है, तो डायमेंशनली वो करेक्ट है। तब ऐसा है, इतना उसका वैल्यू होता है। अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि ये जो मटेरियल है वही इस पर जितना फोर्स लगाना है लगा ले, ये मटेरियल फोर्स नहीं लगाता। ये जो एनुलर मटेरियल है, दोनों स्फीयर के बीच में जो मटेरियल है वो इस पर कोई फोर्स नहीं लगाता, जो भी फोर्स लगाना है वो यही लगाता है, ये मटेरियल अंदर वाला।
ठीक है, तो ये देखिए क्या कैसे दिख रहा है, ये सभी तो कांस्टेंट है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आर भी कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनल आर है, और यहाँ पर प्रोपोर्शनल 1/r² है जी का वैल्यू, ये m तो कट गया ना। तो जी का दो केसेस आए हैं, एक में आ रहा है प्रोपोर्शनल आर है, जब आर जो है सो कैपिटल आर से छोटा है, यानी कि जब तक वो सरफेस पर नहीं पहुंच जाता यहाँ से यहाँ तक, तब तक वो लीनियर जा रहा है। प्रोपोर्शनल आर मतलब लीनियर है, ये ना स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y = mx + c, y और x में लीनियर रिलेशन है 1 डिग्री का। तो कौन सा डायग्राम होगा, शुरू में कैपिटल आर तक मतलब रेडियस ऑफ अर्थ तक यह स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन हमें दो जगह मिला, ये दोनों तो खत्म हो गया, ये अब दो जगह स्ट्रेट लाइन मिला। ये स्ट्रेट लाइन और फिर कैपिटल आर तक, यहाँ भी वही कैपिटल आर तक। उसके बाद में ये स्ट्रेट लाइन फिर दिखा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, 1/r² है, 1/r² ये है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन सही। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। इसमें आपको बस याद रखना है कि जब तक हम धरती के सरफेस तक नहीं पहुंचाते, ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो लीनियरली चलता है, gmr/r³, ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू है। और उसके एक बार सरफेस पर पहुंच जाए, उसके बाद ये पॉइंट पार्टिकल की तरह काम करता है। पॉइंट पार्टिकल, एक पॉइंट पार्टिकल यहाँ है, दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है gm/r²। आप सोच सकते हैं पूरा का पूरा जो धरती है वो एक पॉइंट पर उसका मास सिमट गया, और उसके बाद उसके जो भी फोर्स लगाना है वो लगा रहा है। लेकिन इसके सरफेस से बाहर निकलने के बाद, जब तक सरफेस के अंदर में है वो लीनियर चलेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ ΔM denotes the wavelength at which the radiative emission from a black body at a temperature T Kelvin is maximum, then अब देखिए क्या है, ये क्वेश्चन जो है सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड है। ये रेडिएटिव इमिशन है जिसको हम I से डिनोट करते हैं, और इधर है वेवलेंथ। और फॉर वेरियस टेम्परेचर जो है, यदि आप इसे प्लॉट करेंगे तो आपको मिलेगा ये कुछ ऐसे। ये है टेम्परेचर T1 पर, टेम्परेचर T1, ये है टेम्परेचर T2 और टेम्परेचर T3। और ये लैम्डा है, ये लैम्डा का वैल्यू है इस टेम्परेचर पर, जिसको हम λ3 बोल दें, λ3 मैक्स। ये मैक्स को m से डिनोट किया है, हम भी वहीं पर m से डिनोट करते हैं। ये λ2 है का मैक्सिमम वैल्यू। लैम्डा तो बहुत जगह है, पीक जहां पर मिल रहा है उसको मैक्सिमम वैल्यू के बोल रहे हैं, और 2 उसका टेम्परेचर दिखा रहा है, λ1। अब एक आदमी था जर्मन और ऑस्ट्रियन, उसका नाम था वीएन। उसने ये पता किया कि ये जो यदि हम प्लॉट बनाएं इसका और टेम्परेचर के बीच में, तो हमें मिलता है कि ये जो ΔM है वो प्रोपोर्शनल है 1/T। यहीं से आप देख सकते हो जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है टेम्परेचर, तो ये बढ़ रहा है। यहाँ पर हमने बताया नहीं कि कौन ज़्यादा है, T3 सबसे ज़्यादा है टेम्परेचर, T2 ज़्यादा है, T1 ज़्यादा है, T1 सबसे कम है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है ये बढ़ रहा है, या उल्टा जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है ये बढ़ेगा। तो इसको हम वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी में और ऑस्ट्रिया में भी जर्मनी बोला जाता है, वहां पर वीएन का मतलब होता है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। एनीवे, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अब यहां पर हम ये बता देना चाहते हैं कि आप जो प्लॉट यहां देख रहे हैं इसने नए साइंस को जन्म दे दिया। ये प्लॉट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसने कंप्लीटली साइंस के सोचने के तरीके को बदल दिया। ये वो प्लॉट है
जिसको आप कह सकते हैं कि उसने क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म दिया। हुआ ऐसे कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए लोगों ने जो है रेडिएशन को वेव समझ के इसको एक्सप्लेन कर रहे थे, और इस साइड में जो हायर वेवलेंथ है उधर तो एक्सप्लेन आराम से हो जा रहा था, लेकिन इधर जो है सो एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, लो वेवलेंथ पर एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। उसको नाम दिया गया अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ। फिर बाद में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है मैक्स प्लैंक। उसने एक बहुत ही हट के आइडिया दिया कि जो भी रेडिएशन यदि हम लेते हैं उसका एनर्जी को क्वांटाइज्ड कर दें, पैकेट में बना दें। जो एनर्जी है उसको एच न्यू बोले, मैंने एक पैकेट में है एनर्जी। और उसके बाद में उसने कैलकुलेशन किया तो बोला मैं इसे पूरा रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ। एक्सपेरिमेंटल डेटा को उसने थियोरेटिकल डेटा से रिप्रोड्यूस किया। उसने बस मेनली एक ही चीज़ किया कि जो कुछ भी उसने कहा कि एनर्जी जो है सो कंटिन्यूअस नहीं है, एक क्वांटाइज्ड है। और ये एक ऐसा आइडिया था जिसे कोई भी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसने कहा मैं नहीं जानता कि ये सही है या गलत है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन कर देता है। और बाद में इसी से इंस्पायर होकर, प्लैंक से इंस्पायर होकर आइंस्टाइन ने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है सो पहले से पता था, एडिसन के समय से पता था, और उसको उसने एक्सप्लेन किया यहीं करके कि ये फोटॉन्स जो है इससे बना हुआ है लाइट, लाइट जो है पार्टिकल आ गया। ये लाइट का स्टोरी जो है शुरू में न्यूटन ने कहा था कि कार्पस्कल से बना हुआ है, मतलब पार्टिकल से बना हुआ है। बाद में हाइगन ने कहा कि नहीं ये वेव है। बाद में इसके बाद में फिर इन लोगों ने यहाँ पर कहा कि नहीं ये पार्टिकल है। और इसके बाद स्टार्ट हुआ पूरा डिस्कशन कि क्या हो रहा है, कभी पार्टिकल कभी वेव। और तब डिब्रोए जो है वो फ्रेंच साइंटिस्ट अपना पीएचडी में लिखा कि ये दोनों ही दिखाता है, डुअल बिहेवियर दिखाता है। तो इसमें उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स आया, ये सभी पर बेस्ड है। तो ये जो प्लॉट आप देख रहे हो ये पाथ ब्रेकिंग प्लॉट है जिसने हिस्ट्री को, साइंस की हिस्ट्री को चेंज कर दिया। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन रेफ्रिजरेटर से है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द टेम्परेचर इनसाइड ए रेफ्रिजरेटर is T2 degree Celsius and the room temperature is T1 degree Celsius. The amount of heat delivered to the room for each joule of electrical energy consumed ideally will be how much? देखिए क्या होता है कि इधर हम इंजन बनाते हैं और इधर रेफ्रिजरेटर। इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों जस्ट उल्टा है। ये सोर्स है इंजन में और ये सिंक है, यहां भी होगा सोर्स और सिंक, और यहां पर इसने हीट लिया Q1, थोड़ा काम किया W, और जो बचा उसको Q2 थ्रो कर दिया। ये कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा कि Q1 हीट लिया और Q1 को वर्क में कन्वर्ट कर देगा, नहीं हो पाएगा इससे। इसे कुछ ना कुछ हीट जो है सिंक को ट्रांसफर करना पड़ेगा। इंजन में क्या करता है, यहाँ हम सप्लाई करते हैं वर्क, इसलिए ये रेफ्रिजरेटर में मोटर लगा रहता है रेफ्रिजरेटर में। और ये सिंक जो है, जो जिसका टेम्परेचर कम है, वहां से कुछ हीट लिया और दोनों मिला के जो भी हीट आया उसको इधर सप्लाई कर दिया सोर्स को। तो ये दोनों एक दूसरे का जस्ट उल्टा काम कर रहा है। सोर्स से हीट लिया, थोड़ा काम किया, और बाकी सब जो सिंक को सप्लाई किया। यहाँ पर थोड़ा काम पहले यदि इस पर करेंगे तब थोड़ा सा हीट जो है सो लो टेम्परेचर से सिंक से लेगा, सिंक का लो टेम्परेचर, और उसको सोर्स को ट्रांसफर करेगा। ये रेफ्रिजरेटर करता है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि the amount of heat delivered to the room for each joule of electrical energy consumed, जितना हमने एनर्जी कंज्यूम्ड किया, ये W जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मोटर चला उसने वर्क डन किया है, और Q1 जो हीट रूम टेम्परेचर को ट्रांसफर किया गया है। ये इसका टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस, इसका है T2 डिग्री सेल्सियस। एक कितना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लेते हैं, जो कि कुछ नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन है। Q1 कितना होगा, W प्लस Q2, इधर से W आया, इधर से Q2 आया, सब मिला के Q1 हो गया। इसका मतलब W हो गया Q1 माइनस Q2। अब जिसने जो पूछा है वो निकालते हैं।
Q1 बाई W, W की जगह Q1 माइनस Q2 लिखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर नीचे Q1 से डिवाइड कर दिए तो हमें A मिल गया, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस T2 बाई T1। ये T2 क्या है, केल्विन स्केल में इसका टेम्परेचर है T2, इसका T1, T2 T1। ऐसा हम इसलिए लिख सकते हैं कि कोई भी यदि कार्नोट साइकिल है तो कार्नोट साइकिल में हम हमेशा लिख सकते हैं Q2 बाई Q1 Q2 बाई T2 इक्वल टू Q1 बाई T1। ये Q2 T2 ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जर्वेशन के साथ में एसोसिएटेड है उसका टेम्परेचर T2 होना चाहिए। Q2 इसका टेम्परेचर T2 है, उल्टा लिख दिया ना। और Q1 का जो है सो T1 से एसोसिएटेड है। ऐसा हम कार्नोट साइकिल में लिख सकते हैं। ये भी कार्नोट साइकिल है तो हम इस तरह से लिख दिए। तो ये कितना आ गया फाइनली, T1 माइनस T2 डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में T1। अब इसको डिग्री सेल्सियस में हमें लिखना है, केल्विन में नहीं लिखना है। तो T1 कितना होगा डिग्री केल्विन में, यदि इसका टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस 273 में ऐड करेंगे तो केल्विन में बन जाता है। और ये तो डिफरेंस है, दोनों जगह 273 करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। डिफरेंस 1 डिग्री, ये जो दोनों सेम होता है, डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस और केल्विन का जो डिफरेंस है वो सेम होता है। जैसे आप 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए, आपको जो मिला वो 5 डिग्री सेल्सियस मिला चेंज। आप ये कितना हो जाएगा 278 केल्विन से 283 केल्विन, ये भी 5 केल्विन। तो ये चेंज 5 केल्विन और 5 डिग्री सेल्सियस सेम है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं। यहाँ पर जस्ट चेंज है तो हम चेंज कर सकते हैं T1 माइनस T2, और यही हमारा आंसर है। किसमें, किस ऑप्शन में है, T1 प्लस 273 T1 माइनस T2, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ इसका एफिशिएंसी जो है सो वो होता है 1 माइनस T2 बाई T1, या आप कह सकते हो 1 माइनस Q2 बाई Q1। ये एफिशिएंसी नहीं है। एफिशिएंसी यहाँ क्या होता है, कितना वर्क डन किया, जो हमने हीट सप्लाई किया उसका वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाई। हमने हीट सप्लाई किया Q1 थ्रू सोर्स और उसने W काम ही किया, पूरा का पूरा नहीं किया। पूरा करता तो 100% हो जाता है, लेकिन ये 100% पॉसिबल नहीं है। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। यहाँ पर ये एफिशिएंसी नहीं है, इसका एफिशिएंसी कुछ और होता है। इसका एफिशिएंसी होता है ये रेफ्रिजरेटर का एफिशिएंसी, इसमें कितना हीट्स यहाँ से निकाला है सिंक से, लो टेम्परेचर से हीट लेकर हाई टेम्परेचर पर भेज रहा है। देखिए अपने आप क्या होता है, टेम्परेचर जब डिफरेंस रहता है तो हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जाता है, लेकिन अब यहाँ पर उल्टा करना पड़ रहा है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में भेजा जा रहा है। सिंक मतलब लो टेम्परेचर। ये अपने आप नहीं करेगा, इसके लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ वर्क इस पर करना पड़ेगा। तो कितना हीट इसने ट्रांसफर किया लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से, सिंक से, Q2। मैंने कितना वर्क किया, वर्क डन दिया, मैंने कितना एनर्जी सप्लाई किया, W सप्लाई किया थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये है एफिशिएंसी। और इसको आप यदि निकालो तो ये आ जाएगा Q1 माइनस Q2, यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से Q1 माइनस Q2, और अब ये आ गया Q1 बाई Q2 माइनस 1। यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को Q2 से डिवाइड कर दिए तो, और बिकॉज ये कार्नोट साइकिल है, Q1 बाई Q2 को हम लिख सकते हैं T1 बाई T2 माइनस 1, और फाइनली आ गया T2 बाय T1 माइनस T2। अब आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा होगा। जब भी T1 ये T2 है और ये T1 माइनस T2 है, T1 माइनस T2 से छोटा हो सकता है, और तब इसका वैल्यू जो से 1 से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कार्नोट इंजन कभी भी उसका एफिशिएंसी 1 से ज़्यादा नहीं होगा, इसका हो सकता है। एनीवे, ये एफिशिएंसी है इसका। तो यहाँ पर एफिशिएंसी नहीं पूछा था, ऐसा मत समझिए कि एफिशिएंसी पूछा और हम इस फॉर्मूला को सीधे लगा देंगे। नहीं, एफिशिएंसी नहीं पूछा था, इस फॉर्मूला को आप रखिए, वो ज़्यादा अच्छा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि फॉर एवरी
जूल ऑफ एनर्जी आई एम सप्लाइंग, हाउ मच दे आर ट्रांसफरिंग हीट टू रूम टेम्परेचर, Q1/W कुछ एफिशिएंसी होता है Q2/W। एनीवे ये थे क्वेश्चन कार्नोट साइकिल से, रेफ्रिजरेटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए गैस R is equal to Cv is equal to 0.67, this gas is made up of molecules which are diatomic, monoatomic, polyatomic, mixture of diatomic, polyatomic। हमें पता है कि डायटोमिक में Cv कितना होता है 3/2, या मोनोएटमिक में 3/2 R। इनफैक्ट Cv जो होता है वो होता है F/2 R। ये F है जो है सो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर मोनोएटमिक गैस के लिए ये होता है 3 यदि मोनोएटमिक है, ये होता है 5 यदि डायटोमिक है, नो रोटेशन, और 7 यदि ये डायटोमिक बट आल्सो रोटेशन। तो यहां पर देखते हैं कि ये Cv कितना आ रहा है, Cv इज इक्वल टू R/0.67, और 0.67 को हम लिख सकते हैं 2/3, तो 3/2 R आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसमें होता है मोनोएटमिक में, तो आंसर हमारा हो गया 3। ये वाला आया, ये मोनोएटमिक के लिए है। यदि 5/2 रहता है तो डायटोमिक हो जाता है, और डायटोमिक अगेन डिपेंड करता है कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, लीनियर है या ट्रायंगुलर है। एनीवे तो ये था क्वेश्चन डिग्री ऑफ फ्रीडम से और स्पेसिफिक हीट से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन along a straight line. Its velocity at distances x1 and x2 from the mean positions are v1 and v2 respectively. its time period इसका कितना होगा ये बताना है। ये रहा लाइन, ये मीन पोजीशन है, और ये x1 है, ये x2 है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी v1 है, ये v2 है। पूछ रहा है क्या टाइम पीरियड कितना होगा। इसमें आपको याद रखना होगा कि इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी होता है ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ए है एम्पलीट्यूड, तो यहाँ 1 हम लगाए हैं तो यहाँ भी 1 लगाना पड़ेगा, और v2 के लिए ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। हमें क्या निकालना है टी रिलेटेड है ओमेगा से, ओमेगा जो है वही 2π/t होता है, तो ओमेगा निकालते हैं। ओमेगा निकालना है, ए हमें नहीं निकालना है, तो ये यहां से निकाल लेते हैं। ए कितना हो गया यदि स्क्वायर करें दोनों तरफ हम तो आया v1 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर। यहां से वही निकाल लेते हैं, ये भी यहां से ये निकालते हैं तो होता है v2 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। अब ये दोनों तरफ के LHS में a स्क्वायर है तो RHS भी सेम होगा, v1 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर v2 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। इसको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और इसको इधर ले गए x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब यहां से आपको नजर आ रहा है ओमेगा कितना आ गया v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाय x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ये ओमेगा है तो टाइम हो जाएगा 2π/ओमेगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ये थोड़ा गलत है, यहाँ पर है x2 माइनस x1, इधर x2 पहले है, हाँ x2 यहाँ लिखा हुआ है लेकिन नेक्स्ट टाइम में हमने नहीं लिखा, x2 माइनस x1। ये v1 v2 ये x2 माइनस x1 कहाँ है, x2 माइनस x1 v1 माइनस v2, ये ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है टाइम पीरियड निकल गया। वैसे भी आप यदि देखो यहाँ पर
तो ये दोनों तो होंगे नहीं क्योंकि डायमेंशनली इनकरेक्ट है। इसका डायमेंशन कितना है, L/T और यहाँ पे L, उसका स्क्वायर लेना होगा तो L²T², और इसका भी L², तो ये आ गया 1/T। वैसे ही ये भी आएगा 1/T डायमेंशन। ये दोनों का डायमेंशन T है, तो आंसर ये दोनों में से एक होगा, और यहाँ कैलकुलेशन करने पर मिला A। तो ये था क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन से। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 11 से 20 तक लेके आएंगे।